हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्रैंक चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक मुगल साम्राज्य। 1526 से लेकर 1707 तक मुगल साम्राज्य का शासनकाल कैसा रहा, कौन कौन से जो थे राजा यहाँ पर रहे और उन्होंने क्या क्या जो है काम किए, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सब कुछ जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने लोधी वंश पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि आखिरी जो राजा हुए लोधी वंश के कौन थे, इब्राहिम लोधी थे, जिनको किसने मारा था, बाबर ने मारा था। ठीक है, तो इसी बाबर ने जो थी मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, तो वही हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 को युद्ध होता है। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और जलालुद्दीन बाबर, ये भी एक चुगताई तुर्क ही था। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है युद्ध होता है, जिसमें बाबर जो है लोधी को पराजित करता है। ओके, और दिल्ली सल्तनत का तख्ता जो है पलट कर देता है और मुगल साम्राज्य की नींव जो है यहाँ से रखी जाती थी। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक जो थे तुर्क या सुन्नी मुसलमान जो थे। ठीक, तो इनका शासन बताया गया 17वीं शताब्दी से ये शुरू होता है और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में ये जाकर क्या हो गया, समाप्त हुआ था। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाबर की। तो बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर का जो शासनकाल रहा भारत में वो 1526 से लेकर 1530 तक का रहा। ठीक, बाबर जो है 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा था। फरगना जो था, फरगना का शासक इसके पिता थे पहले। ठीक है, इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का जो नाम था उमर शेख मिर्जा था। 1483 में जो है इनका जन्म होता है और 1494 में ये जो है फरगना की गद्दी पर बैठते हैं। बाबर जो थे ये पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां और मातृपक्ष की ओर से चंगेज की क्या थे, 15वें वंशज थे। ठीक है, तैमूर का क्या था, 5वां वंशज था ये, और मातृपक्ष की ओर से चंगेज का ये 15वां वंशज था। तो ये दोनों चीज़ इसमें आपको पता होनी चाहिए। 1504 ईस्वी में बाबर ने किस पर अधिकार कर लिया था, काबुल पर अधिकार कर दिया था। ठीक, आगे दिया गया है बाबर भारत क्यों आया, उसका बताया गया है कि ओटोमन साम्राज्य के द्वारा जो है सफावी शासकों के उपराज्य और उज्बेकों द्वारा ट्रांसक्शनीय क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लेना। मतलब जिन क्षेत्र पर इनका वो होना था उस पर जो है किसी और का जो है नियंत्रण हो गया, जिससे बाबर की सेना को जो है भारत की तरफ जो है रुख करना पड़ा। ठीक है, तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको याद रखनी है कि बाबर को जो है किसने जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो 3 लोग जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को बुलाया वो थे सूबेदार दौलत खान लोधी, आलम खां लोधी जो कि इब्राहिम लोधी का चाचा था, और राणा सांगा। इन्होंने जो था भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया था और बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। तो अभी आपसे पूछा जाएगा कि बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया, तो टोटल 5 बार जो है बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। नहीं, टोटल सिर्फ भारत पर नहीं, वैसे 5 बार जो था आक्रमण जो है किया था। ओके, हाँ, भारत पर आक्रमण जो था 5 बार किया था। 4 बार पहले कर चुका था और जो 5वां रहा था वो इसका सफल रहा था। ठीक है, तो पहली बार आक्रमण इसका पूछा जा सकता है भारत पर कहाँ पर हुआ था, तो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध जो था 1519 में उसने ये आक्रमण किया था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध 1526 को बाबर और लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय, इसमें इसने तुलगमा युद्ध पद्धति यानी कि घोड़ों को सजाना और उस्मानी विधि यानी कि तोपों को सजाने के मिश्रण का जो था प्रयोग किया था। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासक बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बैमनी और 2 हिंदू शासक मेवाड़ और विजयनगर का क्या किया है, उल्लेख है। बागों को लगाने का शौकीन भी था इन्होंने। इसने एक आगरा में एक बाग लगवाया था जिसे नूर अफगान के नाम से जाना जाता था और अभी जो इसे आधुनिक आराम बाग जो है कहा जाता है। बाबर की मृत्यु पूछी जाती है कहाँ पर हुई थी, तो आगरा में इसकी मृत्यु होती है और इसकी इच्छा के अनुसार इसको जो है काबुल में ले जाकर एक बाग में दफना दिया गया था। ठीक है, इसने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है पदशाही की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। यानी पदशाही मतलब जो सुल्तान का पद था वो समाप्त करके खुद को क्या कहलवाया था, बादशाह जो था घोषित किया था। बारूद के सर्वप्रथम उपयोग का श्रेय भी जो है किसको दिया जाता है, बाबर को ही दिया जाता है। और इसी ने भारत में गंजीफा यानी कि ताश के खेल और कबूतरों के खेल की शुरुआत पूछी जाए तो ये भी बाबर ने ही की थी। तो अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं और कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू ही जो है पढ़ने की कोशिश करें। ये सिर्फ एक इंट्रो था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया आपको। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध से
1526 से। ठीक है, अगला भी वही है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? अगेन वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा कर दे दिया गया है, तो पानीपत की पहली लड़ाई। ओके, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान जो है वो गलत हुआ है? देखिए, राणा सांगा बाबर के शासनकाल, बिल्कुल सही है, क्योंकि राणा सांगा ने बाबर को क्या किया था? आमंत्रित किया था। जुझार सिंह शाहजहां भी ठीक और जशवंत सिंह औरंगजेब भी ठीक है। ठीक है, जो गलत है वो पृथ्वीराज चौहान क्यों है? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना होगा तराइन के युद्ध से। ठीक है, तराइन का युद्ध होता है 1191 और 92 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो इसीलिए पृथ्वीराज चौहान अकबर के शासनकाल में नहीं हो सकता है। अकबर ने कहा 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध लड़ा और कहाँ पृथ्वीराज चौहान 1191 में जो थे, 92 में जिनकी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए जो समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है वो पृथ्वीराज चौहान का ही हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया है? तो अभी हमने ऊपर बढ़ा ना कि जो बाबर थे उन्हें जो था पेड़ पौधे लगाने का शौकीन थे वो। ठीक है, उन्होंने इसीलिए जो था बाग भी जो था बनवाया था। ठीक, तो बाबर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग अभी पढ़ रहे थे हम ऊपर, किसने किया था? बाबर ने किया था। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो यहां से 4 युद्ध जो आपको बाबर के याद रखने हैं वो मैं आपको बताती हूं कि कौन कौन से 4 युद्ध हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, 1526 से शुरुआत होती है। ठीक, 1526 में कौन सा युद्ध होता है? पानीपत की पहली लड़ाई होती है। किस किस के बीच में हुई थी? लोधी और बाबर के बीच में। विजयी कौन हुआ? बाबर हुआ। फिर आता है 1527। 1527 में होता है खानवा का युद्ध। ठीक है, जो कि हुआ था 17 मार्च 1527 को। किस किस के बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में, यानी कि जिस राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, उन दोनों के बीच में ही जो है युद्ध होता है, जिसमें बाबर की जो है जीत होती है। 1528 की बात करें तो 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध। ठीक, किस किस के बीच में? मेदिनी रॉय और बाबर के बीच में। यहां पर भी बाबर की जीत होती है। ठीक है, फिर आता है 1529, यहां पर होती है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है अफगान और बाबर के बीच में। यहाँ पर अफगान जो है बाबर से हार जाते हैं, तो फिर से विजयी कौन होता है? बाबर। और 1530 आप सभी को पता है 1530 में मृत्यु हो जाती है किसकी? बाबर की। ठीक है, तो 1526 से लेकर 1530 तक का जो शासनकाल रहा वो किसका रहा? बाबर का रहा। तो यहाँ पर खानवा के युद्ध की बात हो रही है जो कि 1527 में हुआ। ये इसमें बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? राणा सांगा था। ठीक है, चलिए, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु यहाँ पे ये पूछा है कि वो उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ठीक है, काबुल में तो देखो इसको दफनाया गया था। इसकी जो मृत्यु हो गई थी वो आगरा में जो थी हो गई थी। ठीक है, आगरा पहले जो था इसको इसका जो आराम बाग था उसी में इसको दफनाया गया था, लेकिन बाद में जो था वापस काबुल में जाकर दफना दिया गया था। ठीक है, चलिए, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं। अब देखिए, बाबर के बाद आता है बाबर का जो पुत्र था, उत्तराधिकारी जो बना, कौन? हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक, देखिए, बाबर का उत्तराधिकारी था कौन? नसीरुद्दीन हुमायूं। तो इसका अगर सही नाम पूछा जाए आपसे तो नसीरुद्दीन हुमायूं जो था इसका नाम था, जो कि 29 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठता है। ठीक है, 23 वर्ष की आयु थी उसकी जब वो गद्दी पर बैठा। ठीक, 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं क्या होता है? पराजित हो जाता है। और इस युद्ध में जान बचाने के लिए हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा में कूद पड़ा और किश्ती की सहायता से अपनी जान बचाई। ठीक है, हुमायूं ने इस उपहार के बदले में उसे एक दिन का क्या बना दिया था? बादशाह। फिर आता है 1540, फिर से जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई होती है। यहाँ से हुमायूं से सिर्फ ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ये जो चौसा का युद्ध हुआ और दूसरा कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा युद्ध था जिसके बाद हुमायूं जो था भारत से बाहर भागने के लिए मजबूर हो गया था। ठीक है, तो ये इसका कन्नौज का युद्ध था जिसमें शेरशाह सूरी ने जो था इसको भारत से बाहर जो था कर दिया था, और 1555 तक जो था ये भारत से बाहर ही रहा। फिर से ये वापस आता है 1555 ईस्वी में, सरहिंद का जो युद्ध होता है उसमें ये जीत कर जो है वापस से दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करता है। ठीक है, क्योंकि 1545 में शेरशाह सूरी की जो थी डेथ हो गई थी। ठीक, तो वो चीज़ इसमें याद रखिए। तो बस यही इसमें बताया गया। 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं की पुण्य प्राप्ति हुई और शेरशाह ने हिंदुस्तान के तख्त पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। हुमायूं को 1555 ईस्वी तक हिंदुस्तान से बाहर इराक के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित जीने के लिए जो था बाध्य कर दिया गया। 1555 ईस्वी में मुगल और अफगानों के बीच में सरहिंद के स्थान पर युद्ध हुआ। ठीक है, तो सरहिंद का जो युद्ध है 1555 याद रखिएगा, मुगल और अफगानों के बीच में हुआ था। अफगानों की इसमें हार हो जाती है। ठीक है, अफगान सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सिकंदर सूर कर रहा था। और मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खान कर रहा था। बैरम खान कौन बना था? फिर आगे जाके अकबर का संरक्षक बना था। ठीक है, अफगान बुरी तरह पराजित हुए। विजय के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया और एक बार फिर से भारत के सम्राट का ताज जो था पहन लिया था। ठीक है, लेकिन एक वर्ष बाद यानी कि 1556 में ही जो है दीनपना स्थान पर पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, ये याद रखिए कहाँ पर, किस पुस्तकालय पर। ठीक, फिर आता है शेरशाह सूरी। 1540 से लेकर 45 तक का जो भारत में इसका कार्यकाल रहा, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। इसके बचपन के नाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो फरीद था और एक शेर को मार करने के कारण इसका नाम शेर खां पड़ गया था। 39 में चौसा युद्ध और 40 में बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। 1540 में विजय के बाद यह हिंदुस्तान के सिंहासन पर आसीन और सूरवंश की स्थापना इसने की। 45 में इसकी मृत्यु हो जाती है कालिंजर अभियान के दौरान एक बारूद के विस्फोट में। ठीक है, तो 45 कालिंजर अभियान था, ये याद रखिएगा। शेरशाह सूरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने बहुत सारे जो है सुधार करवाए हैं। तो वो सुधार देखते हैं कि क्या क्या सुधार जो थे इसने करवाए थे। तो सबसे पहले मुद्रा सुधार जो है कहा गया है कि जो पहले घिसे पिसटे और मिलावटी सिक्के थे उनके स्थान पर स्वर्ण, चांदी, तांबे के जो थे सिक्कों का प्रचलन जो था इन्होंने शुरू करवाया। ओके, एक पूछा जाता है टका और चांदी का जो प्रयोग था, ये चांदी के सिक्के का प्रयोग था, वो किसके शासनकाल में आया? तो वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुद्रा सुधार से पूछा जाता है। फिर आता है भू राजस्व सुधार, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसकी। देखिए, कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई और मापन के लिए सिकंदरीगंज और सन की डंडी का उपयोग जो था ये पूछा जाता है। सिकंदरीगंज भूमि की जो पैमाइश होती है किससे की जाती थी? पहले सिकंदरीगंज, और इसकी शुरुआत जो हुई थी सिकंदरीगंज, ओके, किसके काल में हुई? शेरशाह सूरी के काल में। और इनके में ही राजस्व अधिकारी भी रहा टोडरमल, उनकी सहायता से जो था वसूली के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत भी जो थी की गई, और इसे टोडरमल की बंदोबस्ती भी जो है कहा जाता है। टोडरमल जो था ये अकबर के शासनकाल में भी रहा, जो नवरत्न थे उनमें से। तो वहां से क्वेश्चन आता है कि जब्ती प्रणाली की जब्ती प्रणाली में जो सुधार किया गया था वो किसके शासन में हुआ था? तो वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। और जब्ती प्रणाली की शुरुआत पूछी जाए तो वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और टोडरमल जो था इसके टाइम में भी राजस्व अधिकारी था। फिर आती है कानून और व्यवस्था। तो कानून जो था बहुत कठोर कानून जो थे इन्होंने बनवाए थे। ओके, कहीं भी किसी क्षेत्र में कोई वारदात होती थी तो वहां का जो मुखिया होता था उसको दंडित करने की व्यवस्था जो थी की गई थी। ठीक है, ओके, देखिए न्याय प्रक्रिया बहुत ही निष्पक्ष और कठोर थी इनके शासनकाल में थे। और इसके पुत्र थे इस्लाम शाह सूरी, उन्होंने कानूनों को क्या बनाया था? संहिताबद्ध जो था किया था। कर सुधार, इन्होंने कर लगाए, एक सिकरी गली था और एक सिंधु नदी, इसमें भी 2 कर रखे, एक प्रवेश करने पर कर और एक बिक्री कर जो था, मतलब चीज़ों को बेचने के बाद। तो ये 2 कर थे। और सिकरी गली जो कर था ये पूर्व से आए व्यापारियों के लिए था, और सिंधु नदी जो कर था जो पश्चिम से व्यापारी आते थे उनके लिए था। परिवहन सुधार, कई सड़कों का निर्माण करवाया, और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ग्रैंड ट्रैक जो रोड है जीटी रोड, उसका निर्माण भी किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो बंगाल के सोनार गांव से आगरा और दिल्ली होते हुए लाहौर तक जो है ये रोड जाता है। इसके अलावा 1700 सरायों का निर्माण भी जो है किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की अगर मैं बात करूं तो ये हुमायूं के बारे में भी है और बाबर के बारे में भी है। हुमायूं नामा एक्चुअल में 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, इसके पहले भाग में जो है बाबर के बारे में उल्लेख किया गया है, और जो इसका दूसरा भाग है उसमें जो है हुमायूं के इतिहास का उल्लेख है। ठीक, और इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम में। अब गुलबदन बेगम कौन थी? ये थी हुमायूं की बहन।
हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? पुराना किला का निर्माण जो था ये हुमायूं ने करवाया था। 1533 से लेकर 1538 तक जो था इस किले का निर्माण हुआ था। बाद में शेरशाह ने जो था, शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो इस पुराने किले का नाम क्या कर दिया गया? शेरगढ़ जो था कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हुमायूं के शासनकाल में। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो ये हमने पढ़ा था, कौन सा युद्ध था? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 में हुआ था। ठीक है, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? अकबर के बारे में बात आ गई है अब यहाँ पे। तो हुमायूं की मृत्यु हमने पढ़ा था कब हुई? 1556 में। उस वक्त जो थे 1556 की अगर हम बात करें तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु के टाइम पे जो अकबर थे ये पंजाब में कलानौर नामक एक जगह है, वहाँ पर ये विद्रोहियों के खिलाफ जो थे कमान जो थे संभाले हुए थे। तो वहीं पर जो है इनका क्या कर दिया गया था? राज्याभिषेक जो था कर दिया गया था, और उस समय इनकी एज थी सिर्फ और सिर्फ 13 साल। ठीक है, अगला है, सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाले मुगल सम्राट कौन थे? तो बहुत सारे काम जो थे अकबर ने किए थे, तो उनमें से एक था सती प्रथा को प्रतिबंध करना। ठीक है, तो यहाँ पर अकबर जो है सही रहेगा। अकबर के शासन में महाभारत का पार्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ओके, महाभारत का पार्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था तो उसको रज़मनामा के नाम से जो है जाना जाता है। और इस को अनुवाद करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? अब्दुल कादिर बंदायूनी, नकीब खां, अबुल फजल और शेख सुल्तान ने किया था। तो रज़मनामा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, रज़मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो अभी पढ़ा हमने महाभारत का है। ठीक है, चलिए रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? देखिए ये भी बंदायूनी ने किया था। ठीक है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? पंचमहल का अकबर ने निर्माण फतेहपुर सिकरी में जो था करवाया था। और ये जो महल था ये पिरामिड के आकार का 5 मंजिला जो था भवन था। ठीक है, निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा वाली जो बुक है कौन सी है? अकबरनामा है। और अकबरनामा को लिखा किसने है? अबुल फजल ने लिखा है। तो ये हो जाएगा। आईने अकबरी पूछा जाए तो वो भी किसने लिखी है? अकबरनामा। अकबरनामा को ही 3 खंडों में विभाजित किया गया है और तीसरे खंड में कौन सी आती है? आईने अकबरी आती है। और उसके भी अगर पूछे जाते हैं कि किसने उसे लिखा है तो अबुल फजल ने। ठीक है, चलिए सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो आप सभी को पता है अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उन्हीं में थे तानसेन भी। ठीक है, तो यहाँ पे अकबर जो है सही हो जाएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो अकबर के शासनकाल में था। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करते थे? तो वो थे हरिविजय सूरी। ठीक है, इन्हें जो है अकबर ने जगत गुरु की उपाधि भी जो थी दी थी और इन्हीं का जो है वो बहुत सम्मान करते थे। दीने इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था विश्व बंधुत्व। दीने इलाही को बनाया किसने? वो भी पूछा जा सकता आपसे। तो अकबर के टाइम पे जो था आया था दीने इलाही, तो विश्व बंधुत्व जो था उसका मुख्य उद्देश्य था। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल है। ठीक, चलिए अगला देखिए, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। हल्दी घाटी की लड़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हुई थी अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में, हल्दी घाटी की लड़ाई। ठीक है, चलिए कब हुई थी ये पूछा जा सकता है। तो 1576 में हुई थी, बस ये भी याद रखिएगा इसमें। गुजरात विजय की यादगार स्वरूप अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात जब विजय प्राप्त की गुजरात पर, तो इसके लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण जो था करवाया गया था।
निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया है? तो गुजरात को जीतने के उसमें। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ जो था किया था? तो ये मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत जो थी ये अकबर ने की थी, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? तो अकबर हो जाएगा राइट आंसर। किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया? तो अकबर। ठीक है, कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? तो पंचमहल भी है, सिलिम चिश्ती भी और मरियम भी है। मोती मस्जिद है जो कि फतेहपुर सिकरी में नहीं है। कहाँ पे है फतेहपुर ये मोती मस्जिद? दिल्ली और आगरा के किले में स्थित है ये। ठीक है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या प्रार्थना गृह कह लीजिए, उसका नाम क्या था? इबादत खाना था। और इसी इबादत खाना को जो था बाद में धर्म संसद में परिवर्तित किया गया था, जहाँ पे अलग अलग धर्मों के अनुयायी जो थे आते थे। ठीक, प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो ये भी अकबर ने ही दिया था। ठीक, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच में होती है? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 1556 में हेमू और अकबर के बीच में। अकबर की इसमें जीत होती है और हेमू की हार हो जाती है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था कौन? टोडर मल। ठीक, ठीक है, और इसके टाइम में 1581 में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था जो थी लागू की गई थी अकबर के शासनकाल में? तो वो थी आईने दहशाला, ये वाली थी। ठीक है, चलिए 1583 में ये लागू की गई थी, सॉरी 81 में। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो बैरम खां जो था उसका संरक्षक था। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया जाता था? तो 1/3 भाग। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो राम तनु पांडे जो था उनका असली नाम था। दीन-ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था? तो सिर्फ अकेला बीरबल था जिसने दीन-ए इलाही को क्या किया था? स्वीकार किया था। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो अकबर था। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सब जो थे वो पढ़े लिखे थे, बट अकबर जो था निरक्षर था। ठीक, कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पे कौन सा इससे ही जोड़ा पूछा तो बैरम खां अकबर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों का रचने का श्रेय प्राप्त है? ऐसा माना जाता है कि अकबर ने जो है हिंदी गीतों को रचा था। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह, ईस्ट इंडिया गठन होता है 1600 में, और उस समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? तो दाग भी है, मनसबदार प्रणाली भी, जब्ती भी। इक्ता प्रणाली नहीं है, क्योंकि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। ये अलग से क्वेश्चन आते इक्ता प्रणाली वाला। ठीक, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? ओके, चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पे थी? इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो ये जहांगीर के शासनकाल में थी। जहांगीर का अर्थ है, जहांगीर की उपाधि जो थी सलीम जो कि अकबर का पुत्र था उन्होंने धारण की थी, और इसका मतलब क्या था? विश्व विजेता। ठीक है, चलिए, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है बाबर और जहांगीर ने। बाबर की कौन सी थी? बाबरनामा, और जहांगीर की तुझके जहांगीरी। ठीक है, तुर्की भाषा में। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में। किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास जो है हुआ है? तो लघु चित्रकारी का जो विकास हुआ है ये हुआ है मेवाड़ में। ठीक है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? तो जॉन हॉकिंस था जो जहांगीर के दरबार में आया था, और इसको जो है 400 मनसब जो थे प्रदान किए गए थे। ठीक है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊ 1739 में कौन ले गया था? 1739 कौन लेके गया था? फारसी आक्रामक नादिर शाह। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? तो दिल्ली में लाल किले के दीवाने आम में जो है उसको रखा गया था। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद स्थित है
आगरा में। ठीक है, निर्माण आपको पता ही है किसने करवाया है मोती मस्जिद का, शाहजहां ने करवाया है। ठीक है, तो जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, शाहजहां का पुत्र फिर आगे कौन बनता है, 4 पुत्र थे फिर शाहजहां के, उनमें से तीनों को मार कर जो है या पराजित करके औरंगजेब जो है गद्दी पर बैठता है, तो वो हम आगे देखेंगे। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी, तो मोती मस्जिद कहाँ पर थी, ये थी आगरा में। ठीक है, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना, तो बहादुर शाह के नाम से जो था मुअज्जम जो था, मोहम्मद मुअज्जम ये जो था भारत का सम्राट बना था। ठीक है, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था, तो मुअज्जम था। कौन अंतिम मुगल सम्राट था, तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर जो है आप इसके जान सकते नाम से। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता जो है करता था, तो सैन्य विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको मीर बख्शी कहा जाता था। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे, तो वो थे उस्ताद ईशा। ठीक, इनाम भूमि किसे दी जाती थी, इनाम भूमि पूछा है कि किसको जो है दी जाती थी, तो ये सेना संगठन नहीं, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। ठीक है, मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, तो फारसी थी। निम्नलिखित मुगल भवनों में से किस में यह अनन्य विशेषता बताई गई कि वे लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल जो थे बराबर हैं, तो ये विशेषता है ताजमहल की। ठीक, भारत में बीबी का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, तो औरंगाबाद में हो जाएगा। औरंगजेब ने जो है इसको बनवाया है, उनकी जो पहली पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, उनकी याद में। ताजमहल के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो सही नहीं है, भव्य मकबरा बिल्कुल सही है, शाहजहां ने निर्माण करवाया, आगरा फोर्ट के पास स्थित है। जो सही नहीं है वो ये है कि इस पर कारीगरों के नाम उत्कीर्ण, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कारीगरों के नाम उत्कीर्ण नहीं है इस पर। ठीक है, कुरान की जो आयतें हैं वो लिखी गई हैं। ठीक, और इस पर उत्कीर्ण का कार्य जो था अमानत खां सिरजी ने करवाया था, तो इनका नाम जो है ताजमहल के एक द्वार के अंत पर जो है उत्कीर्णत है, सिर्फ उसका जिसने आयतें उत्कीर्ण की थी, सारे कारीगरों का नाम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित हुआ था, तो शेरशाह सूरी के काल में। टका या रुपया चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया, शेरशाह सूरी। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, ये भी था लेकिन महानता का पूछा इसने। प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता, श्रेष्ठ नेतृत्व, तो महानता का घोतक क्या हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार, जो उसने सुधार करवाए। ठीक है, कर व्यवस्था लागू की, न्याय व्यवस्था थी, रोड बनवाए। ठीक है, और 1700 सरायों का निर्माण करवाया, तो प्रशासनिक सुधार के कारण जो है शेरशाह महानता के घोतक माने जाते हैं। बाद में ग्रैंड ट्रैंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रैंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, तो पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती है। ठीक है, ओके, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी, कालिंजर अभियान याद है, 1545 हमने पढ़ा था, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो मेन डिटेल्स में जो पढ़ सकते थे वो हमने किया इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।